मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, टॉपिक पढ़ाने के बाद उस टॉपिक से क्विज कराऊंगा, तो बड़े ध्यान से ही पढ़ना है, एक ही बार में अभी याद करना है। चलिए, स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना, ठीक है। देखिए, स्वामी विवेकानंद का नाम आए और युवा शब्द का नाम ना आए तो अधूरा सा लगता है। आप लोगों को मैं बताऊं, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। ठीक, यह ध्यान रखना है। और इसी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिन को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। युवा दिवस। अच्छा, इनके जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, बोलो तो? कैसे भाई? इसके जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं 12 जनवरी को। कारण है क्योंकि ये युवाओं के प्रेरणा स्रोत कहे जाते हैं। आप लोग अक्सर मोटिवेशन के लिए हम इनके बातें सुनते हैं, मोटिवेशनल है इनके लाइफ स्टोरी। इन्होंने कहा था, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक चलते रहो। मतलब इंसान, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के तैयारी के लिए अगर भिड़ गए हैं, तो अब आपको तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक आपको अपनी मंजिल ना मिल जाए। तो विवेकानंद जी का कहना था, अगर आप निरंतर प्रयास करते रहें, आगे बढ़ते रहें, तो निश्चित तौर पर एक दिन आप उस मंजिल को पाएंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी काफी लोगों को मोटिवेट करते थे, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, इसीलिए इनके जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 12 जनवरी को याद रखना है। अब 12 जनवरी से मैं आप लोगों को यहीं से कुछ बातें मैं बता रहा हूं। आपको ध्यान रखना है, यहां 12 को याद रखना है 13, और जन को याद रखना है जून। ठीक है, 12 के बाद याद रखना है 13, और जन को याद रखना है, जनवरी के जन को याद रखना है जून। तो याद रखना, जून के महीने 2013, जून के महीने 2013, और यही 2013 में के जो 2000 के 2 और 0 है, वो 20 तारीख बनेगा। तो इनके जन्म दिवस से ही हम इस जो स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना है, इसका तारीख याद रख सकते हैं। 12 जनवरी ये सबको ही याद रहता है युवा दिवस, और उसी से ही हम यहां 12 के बाद 13 जनवरी को जून, दोनों को हमने बदलना पड़ा। और 2013 था, 13 के मतलब, तो 2000 में 20 और 13 है, तो उस 20 को 20 जून 2013 ऐसे याद रख सकते हैं। थोड़ा कोरिलेट करके याद करेंगे ना, तो चीजें याद होगा। कभी भूल भी जाओगे तो कुछ ना कुछ वहां ऑप्शन देख के कहानी याद आ जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका संचालन जनपद पंचायत के स्तर पर होता है। ठीक है, ब्लॉक के स्तर पर तो यह ध्यान रखना है, जनपद पंचायत के स्तर पर, जनपद पंचायत ध्यान रखना है, जनपद पंचायत मतलब जो जनपद पंचायत है ना, वो जनपद पंचायत लोग इस योजना को लागू करवाते हैं। तो जनपद पंचायत इस योजना को लागू करवाता है। इस योजना का उद्देश्य है युवा शक्ति को राष्ट्र के विकास के अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में योजना को लागू की गई है। अब यह बात ध्यान रखना है, युवा शक्ति को राष्ट्र के विकास में अवसर प्रदान करने। कुल मिला के जब हम स्वामी विवेकानंद जी का नाम हमने पढ़ा, तो इतने में ही हमें समझ में आ गया था कि यह योजना युवाओं के लिए है। तो युवाओं के लिए जो है, युवा शक्ति को राष्ट्र विकास के में अवसर प्रदान करना, युवा शक्ति को राष्ट्र विकास में अवसर प्रदान करना है। अब युवा शक्ति को राष्ट्र विकास में कैसे अवसर मिलेगा, ध्यान रखना। की पॉइंट आपका है, राष्ट्र के विकास में क्या प्रदान करना, अवसर प्रदान करना। तो राष्ट्र के विकास में, युवा शक्ति को राष्ट्र के विकास में अवसर प्रदान करने का इसका उद्देश्य है। इसीलिए इसमें युवा वर्ग के लोग ही शामिल हैं।
जिनका ग्रामीण क्षेत्र में जिनका उम्र 15 से 35 वर्ष है, केवल वो इनमें शामिल होंगे। युवा हम कहेंगे 15 से 35, 15 से 35 वर्ष, क्योंकि 14 वर्ष के पहले तो आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते, आपको प्रारंभिक शिक्षा लेना ही पड़ेगा। लेकिन 15 वर्ष के बाद 15 से लेके 35 वर्ष इनको हम युवा मानते हैं, और यही कारण है कि 15 से 35 वर्ष को युवा मानते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत 15 से 35 वर्ष को शामिल किया गया है। तो अब इसमें क्या काम किया जाएगा? तो इसमें क्या काम किया जाएगा, तो देखिए, इसमें कुछ कुरीति होंगे, उन कुरीति को दूर करना है। युवा अगर जागरूक रहेगा तभी तो देश का निर्माण कर पाएगा जी। तो जो कुछ कुरीति रहेगा उस कुरीति को दूर करना है, और कुरीति को दूर कर कुछ अच्छे कार्य करना है, समाज के लिए भी और देश के प्रगति के लिए भी, क्योंकि समाज का प्रगति होगा तब देश का प्रगति होगा। तो कौन कौन से कुरीति को दूर करेंगे? देखिए, सबसे पहली तो नशा दूर करना है भाई। नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा इसी के तहत, ताकि युवा जो नशा में पड़े हुए हैं उनको वहां से निकाला जा सके। तो नशा से निवारण कराना है। और किस चीज को दूर करना है? तो अंधविश्वास, जो अंधविश्वास एवं रूढ़िवाद है, इसको दूर करना है। अंधविश्वास को दूर करना है। अंधविश्वास और रूढ़िवाद क्या चीज है? कैसे जी? अंधविश्वास और रूढ़िवाद किसे हम कहेंगे? तो अंधविश्वास मतलब समझिए, और अंधविश्वास मतलब जो चीज ना होते हुए भी उस चीज को माने। कि जैसे एक उदाहरण के लिए आदमी कहता है, मान लो अभी सरपंच का चुनाव चल रहा है, मैंने कल के न्यूज़पेपर में पढ़ा कि कोई व्यक्ति जो है सरपंच का चुनाव जीतने के लिए पूजा पाठ करवा रहा है, मतलब टोटका कर रहा है। तो बताइए, अगर टोटका करके सरपंच का चुनाव आदमी लोग लड़ लेते तो फिर इतना ज्यादा खर्चा क्यों करते? हमने कई जगह सुना ये बांट रहे हैं, वो बांट रहे हैं, क्यों खर्चा करता? 500-1000 रुपए का टोटका ही कर लेता। तो क्या आपको लगता है टोटका करके सरपंच बन सकता है कोई? नहीं। तो इसके लिए आपको कर्म करना पड़ता है भाई। ठीक, तो इस तरह ये ध्यान रखना है, ये होता है अंधविश्वास। इसी तरह जैसे कुरीति क्या है, कुप्रथा क्या है, रूढ़िवादी प्रथा क्या है? रूढ़िवादी प्रथा यह है कि जो चीज पहले से चलता आ रहा है उसको ज्यों का त्यों मानना, चाहे वो सही रहे चाहे गलत रहे, यह है रूढ़िवादी प्रथा। जैसे कल के ही न्यूज है, कल का एक और न्यूज बता रहा हूं मैं आपको। कल के न्यूज में मैंने देखा कि सरगुजा क्षेत्र में ढुकू प्रथा चलता है। ढुकू, आप जिन लोग छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे, या छत्तीसगढ़ तो अभी हमारे लाइव क्लास में चल ही रहा है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में मैं आप लोगों को जनजातियों के विवाह के बारे में पढ़ाऊंगा। तो एक विवाह है ढुकू, एक प्रथा है ढुकू। ढुकू का मतलब होता है घर में प्रवेश। तो जनजातियों में यह ढुकू विवाह चलता है। मतलब कोई व्यक्ति शादीशुदा होते हुए भी, चाहे वो महिला हो या पुरुष, दूसरे महिला या दूसरे पुरुष से विवाह कर सकता है। ये जनजातियों में हो रहा है। तो ये जो ढुकू प्रथा है सरगुजा क्षेत्र में, इस पर कल एक सर्वे आया है, इसमें 200 बच्चे प्रभावित है, ऐसा करके सर्वे आया है उसी क्षेत्र के, सरगुजा क्षेत्र के। तो अब चूंकि मान लो मां बच्चे लोगों को, अपने बच्चे लोगों को छोड़ के किसी दूसरे के साथ चले गई, तो अब वो बच्चे के देखभाल में दिक्कत आएगा। अब वो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनको अपने मां के याद आएगा, उनके मां की याद आएगी, तो उनको मां का प्रेम नहीं मिल पाएगा, मां की ममता। अब वो बच्चे मां के प्रेम, मां के ममता से दूर हो गए। तो ऐसे कई समस्याएं हैं, कुछ चीजें हैं। लेकिन अब ये प्रथा चल रहा है, क्या ये चीजें सही हैं आज के समाज में? बताइए तो, आप अपना दृष्टिकोण दीजिए। हमारे दृष्टिकोण से तो ये सही नहीं लगता, लेकिन आज भी उस पर रोक टोक नहीं है, जबकि कानूनन ये अपराध है। लेकिन जनजातियों में ये प्रथा चल रहे थे,
तो वो आज तक वो रूढ़िवादी प्रथा चल रहा है। ठीक, तो इसी तरह हम कोई ऐसे चीजें जो वास्तव में आज के टाइम में सही ना होते हुए भी लोग कोई चीज को माने, तो वो है रूढ़िवाद। तो इसी चीज के लिए कहा गया कि भाई, ये कहा गया कि नशा मुक्ति करना है, यानी कि नशा को दूर करना है। जो अंधविश्वास और रूढ़िवादी परंपरा है, युवा को उससे दूर रखना है। ये दोनों चीजें छोड़ना है। बताइए, ये दोनों बात दिमाग में बैठ गए? नशा मुक्ति, नशा से दूर होना है, अंधविश्वास और रूढ़िवाद परंपरा से दूर होना है। देखिए, आप सभी भी युवा हैं, और आप सभी भी युवा हैं, तो आपको भी मैं ये बात बता रहा हूं, आपको भी ये चीजें मानना चाहिए। तो ये दो बात आपके जहन में आए, दिमाग में बैठे कि नहीं बैठे? ठीक। अब दूसरा चीज है प्रकृति के प्रति, प्रकृति और पर्यावरण एवं पर्यावरण। हमने पहला नशा मुक्ति और अंधविश्वास से मुक्ति हमने पाया। दूसरा प्रकृति और पर्यावरण। प्रकृति और पर्यावरण से याद रखना है, देखिए, प्रकृति और पर्यावरण में प्राकृतिक आपदा के नियंत्रण हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतलब युवाओं को प्राकृतिक आपदा से कैसे बचना है। प्राकृतिक आपदा क्या है? प्राकृतिक आपदा है किसी तरह के प्राकृतिक दुर्घटना। यह प्राकृतिक दुर्घटना क्या है? जैसे बारिश बहुत ज्यादा हो गया, गांव में पानी भर गए, तो लोगों को कैसे बचाना है। जैसे ऐसा कुछ हो गया कि बिजली, ऐसा पता चल रहा है कि गांव में बहुत लोग, कई लोगों के बिजली के गिरने से मृत्यु हो गई, तो लोगों को जागरूक कैसे करना है कि जब बिजली चमक रहे हो तो हमें कैसे जगहों पर सुरक्षित रहना चाहिए, उससे बचाव क्या है। तो इस तरह किसी भी तरह के प्राकृतिक जो दुर्घटना है, उससे बचने का ट्रेनिंग देना है, उससे बचाव की जानकारी देना है। तो प्राकृतिक आपदा से नियंत्रण के उपाय, उनसे नियंत्रण करने के लिए प्रशिक्षण देना है। दूसरा है पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना। देखिए भाई, पर्यावरण के प्रति जागरूकता मतलब हवा को स्वच्छ रखना है, पानी स्वच्छ रखना है, आसपास के वातावरण स्वच्छ रखना है। हवा अगर स्वच्छ नहीं है, आसपास धूल धक्कड़, वायु प्रदूषण, धुआं, आप लगातार जो है लकड़ी जला रहे हो, धुआं फैला रहे हो अपने मोहल्ले में, तो इससे आपके आसपास रहने वाले लोगों को सांस की बीमारी होगी। गंदे पानी पी रहे हैं तो इससे हैजा, इस तरह के और कई रोग हो सकते हैं। बदबू भरे वातावरण में रह रहे हैं, इससे भी बीमारियां फैलते हैं। तो इस तरह जो है पर्यावरण को हमें सुरक्षित रखना है, तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना है। तो ये हमने चार बातें मैंने आपको बताया। पहले नशा दूर कर दो, अंधविश्वास दूर कर दो, फिर प्रकृति एवं पर्यावरण, प्रकृति एवं पर्यावरण। तो प्रकृति से याद रखना है, प्राकृतिक आपदा से का प्रशिक्षण देना है, और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाना है। इसके बाद जो आया, अब वो आया ग्रामीण युवाओं के सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना। सांस्कृतिक गतिविधि मतलब जो हमारे संस्कृति है उन्हें बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। हमारा जो कल्चर, जो हमारी संस्कृति है, इस हमारी संस्कृति को हमें बनाए रखना है, इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। इसके साथ साथ आधुनिक कृषि तकनीक पर प्रशिक्षण कार्यशाला का योजना। हम देखिए, जो गांव के लोग हैं ज्यादातर कृषि पर डिपेंडेंट, उनकी अर्थव्यवस्था है, कृषि पर आधारित काम करते हैं। तो इसलिए कृषि के आधुनिक तकनीक के बारे में बताना है कि हम कैसे आधुनिक तकनीक मतलब भाई, जैसे पहले देखें हमारे पास क्या थे, बैल रहते थे, हल रहते थे, हमें निराई विराई खुद करना रहता था, खाद वाद खुद हमें हाथ से डालना रहता था, इस तरह की कई चीजें। तो पहले हम ज्यादा खेती नहीं कर सकते थे। आज के जमाने में ट्रैक्टर है, दवाई डालने के लिए, खेतों में दवाई डालने के लिए मशीन है। अब पहले के जैसे ऐसे ऐसे वाला मशीन नहीं है जो दवाई डालने के लिए, कीटनाशक के लिए ऐसे ऐसे करते रहना पड़ता। सब मशीन है, चार्जिंग करो और सुर करके एक दिन में कई एकड़ को आप दवाई डाल सकते हो। खेती में अब हमको खुद से जोताई नहीं करना, बैल से हमको हल नहीं चलाना, ट्रैक्टर है, एक ही दिन में कई एकड़ जमीन अपन जोताई करा लेंगे।
तो इससे देखिए आदमी का कैपेसिटी बढ़ गया। आधुनिक तरीके से हमने खेती किया तो कैपेसिटी बढ़ गया। पहले अपन मान लो 5 एकड़ की खेती कर सकते थे, तो अब ये ट्रैक्टर वैक्टर ये सब आ गए तो 20 30 40 एकड़ खेती आप अकेले कर सकते हैं। ठीक, तो ये आधुनिक तरीके का इस्तेमाल करके, जैसे हम खाद का प्रयोग करें, पहले के टाइम में उत्पादन क्षमता कम थे, अब उत्पादन क्षमता ज्यादा है। तो जितना ज्यादा हम आधुनिक तरीके का इस्तेमाल करेंगे, वैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल करेंगे, उत्पादन भी बढ़ेगा और हम ज्यादा उत्पादन ले पाएंगे। तो इस तरह ये हम देख रहे हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है इतना पॉइंट। तो हमने क्या क्या सीखा? स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन, हम युवा को प्रोत्साहित कर रहे हैं, युवा के भविष्य को बनाने के लिए बात कर रहे हैं। तो युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी, तो 12 से 13 और जन से जून, और इस तरह 20 जनवरी 2013 को इसे स्टार्ट किया गया। उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्र के युवाओं के, युवा शक्ति को क्या देना है? राष्ट्र के विकास का अवसर देना। देश, युवा अगर जागरूक होंगे तभी तो देश का विकास होगा। तो युवा शक्ति को राष्ट्र विकास के लिए अवसर देना। इसमें 15 से 35 आयु वर्ग के लोग शामिल हैं, और ये इसके कुछ जो है उद्देश्य है, इनमें क्या काम करेंगे। इस कार्य को करने के लिए देखो, प्रशिक्षण देना, जागरूकता फैलाना, इसके लिए पैसा खर्च होगा। तो इसके लिए ध्यान रखना, वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में इसमें 7 करोड़ की राशि इसमें आवंटित की गई थी। 7 करोड़ की राशि इस योजना के लिए आवंटित की थी, स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना। तो याद रखना है, स्वामी विवेकानंद का साथ चाहिए। स्वामी विवेकानंद का क्या चाहिए? साथ चाहिए। विवेकानंद का साथ चाहिए किनको? युवाओं को, युवा को। और इसी साथ चाहिए से याद रखना है 7 करोड़। साथ से याद रखना है 7 करोड़। तो साथ से याद रखना है आपको 7 करोड़। ठीक, तो इस तरह आप इन चीजों को समझ पाएंगे। दोस्तों ध्यान रखना है, नशा भगाना है, अंधविश्वास भगाना है, प्रकृति एवं पर्यावरण, प्रकृति के जो प्रकृति में किसी तरह के दुर्घटना होंगे, प्राकृतिक दुर्घटना, तो उसे बचने का ट्रेनिंग देना है, प्रशिक्षण देना है, प्रकृति को स्वच्छ बनाना है। फिर युवा के सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना है उन्हें, और साथ में कृषि करना है आधुनिक तकनीक से। तो ये सारी बातें इस योजना के अंतर्गत आते हैं। इस योजना से संबंधित कुछ प्रश्न एग्जाम के लिए आपके पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए फटाफट आप लोगों को बताना है, फिर हम इसके अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है, स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना कब से प्रारंभ हुआ? चलिए फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। सोमवार से आप लोगों के क्लास का ड्यूरेशन बढ़ेगा। क्लास के ड्यूरेशन बढ़ने के साथ साथ आपके 2 सब्जेक्ट हम लेकर चलेंगे, ठीक है? इसको और एक पंचायती राज को, 2 सब्जेक्ट लेकर चलेंगे। ग्रामीण विकास को, आजीविका को फिर 15 दिन के बाद स्टार्ट करेंगे। चलिए, जिनको पहले से देखना है, ऑलरेडी पहले से वहां पर रिकॉर्डेड फॉर्म में पहले से कंप्लीट वीडियो है, तो अगर आपको पहले से देखना है तो देख सकते हैं। इसके लिए राइट आंसर है 20 जून। देखिए, स्वामी विवेकानंद के लिए युवा दिवस 12 जनवरी है, तो 12 से याद रखना है 13 यानी 2013, और जन से याद रखना है जून याद रखना है। तो 20 जून 2013 इसका राइट आंसर है। चलिए, स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितना करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है? कितना करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है? हिंदी और छत्तीसगढ़ भी चलाइए दोस्त, हिंदी और छत्तीसगढ़ का क्लास चल रहा है। आप किस दुनिया में है भाई? ऑलरेडी लाइव क्लास उसका चल रहा है, आप क्लास ज्वाइन किया करें। अगर आपको टाइमिंग नहीं पता है तो कोचिंग के नंबर पर कॉल कर लेंगे भाई। वेरी गुड, सभी के जवाब बिल्कुल सही है।
विवेकानंद को युवा का क्या चाहिए? साथ चाहिए भाई, साथ चाहिए। साथ चाहिए मतलब 7 करोड़। ठीक है, थोक थाक में काम नहीं बने, 7 करोड़ लागी। आगे देखो, आगे स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना का संचालन किस स्तर पर होगा? बताइए, किस स्तर पर युवा प्रोत्साहन योजना का संचालन किस स्तर पर होगा? कल का पीडीएफ नहीं है, चलो वो भूल गए होंगे डालना, आज डलवा देंगे। वेरी गुड, जनपद पंचायत के स्तर पर, जनपद पंचायत के स्तर पर, ऑप्शन डी ध्यान रखेंगे, जनपद पंचायत के स्तर पर। स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के लिए क्या पात्रता है? इसके लिए पात्रता क्या है? कौन से आयु वर्ग के लोगों को ये सब चीजों की जानकारी देंगे हम भाई? जो युवा होंगे, युवा कौन होंगे? युवा वो होंगे जिनके उम्र, वेरी गुड, 15 से 35 वर्ष हैं। 15 से 35 वर्ष जिनके उम्र हैं, शाबाश। चलिए, निम्नलिखित में से असत्य कौन है, इसे पहचानना है। निम्नलिखित में से असत्य कौन है, इसे पहचानना है। इसमें गलत कौन है आपको पहचानना है। ये सभी योजना आप पढ़ चुके। नियद नेल्ला नार योजना, दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना, श्रद्धांजलि योजना, स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना, सभी योजना आप पढ़ चुके। वेरी गुड, आप सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं। हम जानते हैं ये 20 जून 2013 है, ना कि 2018, और बाकी सब सही है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बढ़े आगे। ध्यान रखना है भाई, चीजें साथ में याद करते चलना है ना, चीजों को साथ में याद करते करते चलना है भाई, याद करते करते, ठीक ना। देखिए, हाँ, एक बात और मैं बता रहा हूं, ये सब योजनाएं हैं भाई, योजनाएं आप पढ़ेंगे और फिर भूलेंगे। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये सब के साथ होगा, लेकिन सफलता वही पाएगा, सिलेक्शन उसी का होगा जो इसे बार बार रिवीजन करेगा। क्योंकि ये योजनाएं हैं, ये डाटा है, दिमाग में लंबे समय तक नहीं टिकते भाई, तो आपको बार बार रिवीजन करना है। जो चीजें मैंने पहले दिन पढ़ाया है उसको आखिरी दिन भी आज जैसे क्लास करने के पहले अभी तक जितना पढ़े हैं एक बार रिवीजन करके ही बैठिए, ठीक है। आपको लगेगा कि याद नहीं हो रहा है, लेकिन बस एक बार पढ़ के ही बैठिए, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए, मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना की बात है भाई। देखिए, हुआ क्या, पंचायत के लोगों को सशक्तिकरण करना था, मतलब पंचायत के लोग कैसे काम करेंगे। कई तो ऐसे हैं भाई, कई अभी आप लोगों ने देखा होगा, कई अंगूठा छाप भी लोग हैं जिनको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता, वो सरपंच बन जाते हैं, पंच बन जाते हैं। अब बताइए, उनको आइडिया है, उनको ज्यादा कुछ जानकारी ही नहीं है, तो वो हमारे गांव को कैसे संभालेंगे, गांव को कैसे चलाएंगे, हमारे पंचायत को कैसे चलाएंगे। पढ़े लिखे नहीं है, तो इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको पहले से तो कोई अनुभव रहता नहीं है भाई, तो उनको क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रेनिंग देना पड़ेगा, कैसे गांव का विकास करना है, कैसे गांव के लिए काम करना है। तो इस तरह पंचायत का विकास होगा, तो उसी ट्रेनिंग करने के लिए ये चीजें शुरू किया गया। इसका शुरुआत हुआ 2015-16। देखो, प से पंचायत और प से 15, पंच 15, पंच से 15 याद रखना है। 2015-16, 2015-16, 2015-16। देखो, प से पंचायत, प से 15 और सशक्तिकरण से 16, प से 15 और सशक्तिकरण के स से 16, तो 15-16 पंचायत सशक्तिकरण 15-16 में शुरू किया गया। इस योजना में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, त्रिस्तरीय संस्था में निर्वाचित जनप्रतिनिधि कौन है भाई? त्रिस्तरीय कहने का मतलब यहां हम जानते हैं दोस्तों, हमारा जो छत्तीसगढ़ में जो पंचायती राज चल रहा है उसके 3 स्तर हैं। पहला होता है ग्राम पंचायत,
ग्राम पंचायत पहला स्तर, फिर होता है जनपद पंचायत, और जनपद पंचायत के बाद होता है जिला पंचायत। जिला पंचायत, इसमें निर्वाचित प्रतिनिधि कौन कौन होते हैं? ये ग्राम पंचायत के लिए पंच, सरपंच, पंच, उप सरपंच और सरपंच। पंच, उप सरपंच और सरपंच। बाकी जनपद पंचायत और जिला पंचायत में जनपद पंचायत या जिला पंचायत सदस्य होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और एक अध्यक्ष होता है। इन दोनों में ऐसिच होते हैं। जनपद पंचायत में जनपद पंचायत सदस्य, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष। जिला पंचायत में जिला पंचायत सदस्य, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष। तो इन्हीं लोगों को कैसे विकास कार्य करना है इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो इस तरह यह ध्यान रखना है, इन्हीं को ही हम जनप्रतिनिधि कहते हैं। जनप्रतिनिधि क्यों? जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले, जनता ने जिनको चुना है वही जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले का क्या मतलब हुआ? मतलब जनता के समस्याओं को उठाने वाले। देखिए, हमारे मोहल्ले में अगर हमारा मोहल्ले का रोड ठीक नहीं है तो इस बात को उठाएगा कौन? इस बात को मेरा पंच उठाएगा। मेरा पंच इस बात को पहुंचाएगा सरपंच तक और सरपंच इसको पहुंचाएगा निर्माण विभाग तक। इस तरह फिर मेरे मोहल्ले का जो है रोड बन जाएगा। तो यहां से ये ध्यान रखना है, यहां इसी तरह ये जो पॉइंट है, तो कौन कहां किस तरह कौन से काम कहां से होंगे इसकी जानकारी अगर पंचायत के लोगों को रहेगा तभी तो वो अपने बात को ऊपर उठा पाएंगे ना। जैसे मान लो सरपंच को यह पता रहेगा कि मैं कौन से अपने गांव में क्या समस्या होगा तो मैं किसके पास जाऊंगा, इसकी जानकारी रहेगा तब तो जी। जैसे एक उदाहरण है, मान लो भाई हमको आंख का प्रॉब्लम हुआ तो हम आंख के डॉक्टर के पास जाते हैं, दांत का प्रॉब्लम हुआ तो हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, कान का प्रॉब्लम हुआ तो हम कान वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। अलग अलग प्रकार के समस्या के लिए अलग अलग डॉक्टर होते हैं। अब मुझे दांत का दर्द हो रहा है और आंख वाले डॉक्टर के पास जाऊंगा, ये डॉक्टर साहब मोर दांत अति पीड़ात है, तो बता मोर इलाज हो ही? ओला का एतिया दर्द के सूजी लगा देता कहीं, ठीक ले ली पैसा, ओकर का है पैसा कमाना है ओला, लेकिन क्या इलाज एक्चुअल में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए भाई इनको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह का चीजें क्या होगा तो आपको आपके गांव का या पंचायत का समाधान कहां से होगा। तो इन्हीं सारी चीजों की जानकारी देना इसका उद्देश्य है। मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना का जो उद्देश्य है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, इन सभी लोगों को हम निर्वाचित जनप्रतिनिधि कहेंगे। पंच, उप सरपंच, सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, ये सब जनप्रतिनिधि कहलाते हैं। और इन्हीं लोगों को क्या करना है? इन्हीं निर्वाचित जनप्रतिनिधि को प्रशिक्षण देना है। प्रशिक्षण देना ही इसका उद्देश्य है। अब प्रशिक्षण देने के लिए भी खर्चा लगेगा, तो यह ध्यान रखना, इसके लिए 15 करोड़ 2015 में शुरू हुआ और 15 करोड़ 2023-24 के बजट में 15 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी। तो 2023-24 के बजट में 15 करोड़ की राशि जो है इसमें स्वीकृत की गई थी इस पंचायत। तो 2015 और 15 करोड़, 2015 और 15 करोड़ दोनों को रिलेट करता है। तो बहुत आसान बातें हैं। अब एक बात और आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सरपंच लोग कहां से पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, पंच सरपंच लोगों को जो पैसा है वो तनख्वाह के रूप में मिलता है, जिसको हम मानदेय कहते हैं। मानदेय, इन्हीं को ही हम मानदेय कहते हैं। तो ध्यान रखना, इनको मानदेय मिलता है। जैसे हर महीने इनको तनख्वाह के जैसे इनको पैसा मिलता है। हालांकि ये करप्शन करके ज्यादा कमाते हैं, लेकिन फिर भी इनको तनख्वाह भी मिलता है, मानदेय भी मिलता है।
तो किसको किसको कितना मिलता है। तो देखिए, हम जानते हैं तीनों स्तर में, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे जनपद पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, तीन तीन प्रकार के सदस्य होते हैं। देखिए, पंच, सरपंच, उप सरपंच ग्राम पंचायत में, सदस्य, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष जनपद पंचायत और जिला पंचायत में दोनों। जनपद पंचायत में भी इसी तरह के होते हैं और जिला पंचायत में भी इसी तरह के होते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के यहां पर इतने प्रकार के होते हैं। इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो मैं डाटा लिया हूं ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया डाटा है। इसमें मैं क्लियर बता दूं, उप सरपंच के लिए कोई मानदेय नहीं बताया गया है, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। उप सरपंच के लिए कोई मानदेय नहीं बताया गया है। यानी कि उप सरपंच कौन बन सकता है? उप सरपंच जो पंच होता है उसी में से एक जन को आपस में मिलकर उप सरपंच नियुक्त करते हैं, उप सरपंच बनाते हैं, चुनते हैं कहेंगे, नियुक्त नहीं। जो पंच लोग होते हैं आपस में से एक पंच को उप सरपंच चुनते हैं, तो जो पंच रहते हैं वही उप सरपंच बनते हैं। तो इसके लिए हम अगर पूछ भी देगा तो हम पंच को ही मानेंगे, तो इसके लिए पंच। बाकी सब जगह तीनों अलग अलग दिए गए हैं। सदस्य के लिए अलग दिया गया है, उपाध्यक्ष के लिए अलग दिया है, अध्यक्ष के लिए अलग दिया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे ग्रामीण प्रशासन में 3 स्तर है। एक है ग्राम पंचायत, एक है जनपद पंचायत और एक है जिला पंचायत। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत में सबसे नीचे होता है पंच और ऊपर होता है सरपंच। ठीक है, तो ग्राम पंचायत में पंच मतलब 5। पंच का मतलब क्या हो गया? 5। अंग्रेजी में पंचम कहते हैं ना, पंचम मतलब 5, पंच मतलब 5, तो 500। ये याद करना पड़ेगा भाई, इस बार यहां से प्रश्न बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। पंच से याद रखना है 500, पंच 5, तो 500 रुपया महीना मिलेगा पंच को। ठीक है, लेकिन सरपंच, जो सरपंच है, ठीक है, सरपंच है, उस सरपंच में याद रखना है, सरपंच में देखिए, सरपंच शब्द जब लिखेंगे तो इसको च और र, इसको पीछे से पढ़िएगा, चर से याद रखना है 4, सरपंच। तो ये चर से याद रखना है 4, ये 4000 है। लेकिन ध्यान रखना, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए, पंच को कितना रुपए मिलेगा? पंच मतलब 5, तो 500। सरपंच तो चर से याद रखना है 4, तो 4000, ये 4000 मिलेगा सरपंच। अब इधर सबको 1000 में ही होगा, केवल 100 में पंच बस का है, बाकी सबका 1000 में रहेगा। तो अब अलग से रटने का जरूरत नहीं, बाकी सबका 1000। जनपद पंचायत के लिए सीधे याद रख लेना है 5, 6, 10, 5, 6 और 10, 5, 6, 10। अब बाकी सब 1000 में, 5, 6, 10। अब यहां 10 में खत्म हुआ तो यहां 10 से चालू होगा, 10, 15, 20, 10, 15, 20, 5, 6, 10, फिर 10, 15, 20, 5, 6, 10, फिर ये 10, 15, 20, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15, फिर या सॉरी 25 जी, 20 नहीं 25, गलती से 20 लिख दिया, 25, और इसमें 10 जोड़ेंगे 25। पहले 5 जोड़ना है, फिर 10 जोड़ना है, आखिरी वाले में 5 जोड़ना है, फिर 10 जोड़ना है, तो 10, 15, 25, 10, 15, 25, 10, 15, 25 ऐसे याद रखना है। तो चलो एक बार इसे रिमाइंड करते हैं। केवल एक लौता है जिसका 500 है, 100 में है, 100 में, तो प से पंच, प से 5, और इसी बस का है 100 में। बाकी सरपंच में च और र आ रहा है, चर मतलब 4000। इसके बाद जनपद पंचायत के लिए आपको याद रखना है 5, 6, 10, 5, 6, 10, 5, 6, 10, 5000, 6000 उपाध्यक्ष का और 10,000 अध्यक्ष का। अब इसी 10 में पहले 5 जोड़ना है, फिर 10 जोड़ना है। 10 में पहले 10 आएगा, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। तो इस तरह आपको इसको याद रखना है। ये त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों को कितना रुपए मिलता है मानोदय के रूप में, ये याद रखना है। चलिए अब हम देख लेते हैं यहां से बनने वाले क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन यहां बनते हैं। तो चलिए, मुख्यमंत्री सशक्तिकरण की बात है। मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण, मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण, बोलो भाई,
कब प्रारंभ हुआ? पंचायत, पंचायत और सशक्ति। पंचायत में 15 और सशक्ति में 16। तो 2015, 16 सभी के जवाब बिल्कुल सही है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य क्या है? बताइए, मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना का क्या उद्देश्य है? समाज में विकास, जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देना, पंचायत चुनाव करवाना, ग्राम पंचायत का गठन करना। क्या है भाई? बिल्कुल ज्यादातर लोगों के आपके जवाब जो है बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर है जो जनप्रतिनिधि रहेंगे उनको क्या करेंगे? प्रशिक्षण देंगे, ताकि वो अपने समस्या का सही जगह पर जाकर समाधान ढूंढे। ठीक है, हमारे पंचायत के समस्या का। अगला है, मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना में 2023-24 वित्तीय वर्ष में कितना करोड़ का बजट मिला है? तो सन से ही हमें बजट को याद रखना है। शुरू कब हुआ था भैया? शुरू हुआ था 2015 में। अब 15 से याद रखना है 15 करोड़ का बजट। 15 से याद रखना है 15 करोड़ का बजट। आप सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो त्रिस्तरीय पंचायतों में कितने रुपए की राशि की बात हुई है? तो राशि के बारे में मैं और बता देता हूं। चलिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत अध्यक्ष का मानोदय क्या होता है? बताइए। जिला पंचायत अध्यक्ष, आपको पता है ट्रिक। अध्यक्ष के बारे में जानना है, अध्यक्ष के बारे में जानना है भाई, बताइए। दस में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25। ये है सदस्य का, डीडीसी का, जिला पंचायत सदस्य का, ये उपाध्यक्ष का और ये अध्यक्ष का। तो इस तरह यहां अध्यक्ष का मिलेगा 25,000 रुपए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानोदय कितना होता है? जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, ऊपर मैंने लिखा हुआ है, आपको पता है उपाध्यक्ष का कितना है? 15,000 रुपए। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। अगला हम देखते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत सदस्य का मानोदय, सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ऊपर हमने लिखा हुआ था 10, 15, 25। 10 में 5 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, तो 10 से जोड़ना शुरू किया। ऑप्शन बी 10,000 रुपए मानोदय मिलता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जनपद पंचायत अध्यक्ष को कितना रुपए मिलता है? जनपद पंचायत अध्यक्ष, जो जिला पंचायत के लिए सदस्य का था वही जनपद पंचायत के लिए किसका होता है? अध्यक्ष का होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह इसका भी ध्यान रखना है। 10,000 जो जनपद पंचायत का अध्यक्ष है वही जिला पंचायत के सदस्य का पैसा है। ठीक, 10-10 दोनों में। तो इस तरह 10,000 आपको पता है। चलिए अगला है, अगला जो पॉइंट है वो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जनपद पंचायत उपाध्यक्ष का मानोदय है। जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, आपको पता है दोस्तों ट्रिक, 5, 6, 10, 5, 6, 10, 5 में 1 जोड़ दीजिए और 5 में फिर 2 का गुणा कर दीजिए। 1 जोड़ना है फिर 2 का गुणा करना है। 5 में पहले 1 जोड़ना है फिर 2 का गुणा करना है। 5 में 1 जोड़े तो 6 और 2 का गुणा करें तो 10। तो इस तरह ये याद रखना है। उपाध्यक्ष कहे तो 6,000, जनपद पंचायत सदस्य कहे तो शुरू कहां से किया हमने? 5,000 से शुरू किया, इसलिए इसका रहेगा 5,000। जनपद पंचायत सदस्य 5,000। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज में ग्राम पंचायत सरपंच का मानोदय कितना होता है? सरपंच, सरपंच का, सरपंच, सरपंच, च और चर, चर, 4। तो याद रखना है इसका मानोदय होगा कितना? 4,000। तो दोस्तों
ये रहा हमारा क्लास। आज हम रखते हैं यहीं तक।